हेलो बडी, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मतलब क्या, पहले ये देख लेते हैं इवोल्यूशन की अंग्रेजी डेफिनेशन। इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, gradual change in living organism over long duration। इवोल्यूशन मतलब क्या? ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब इसका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। ग्रेजुअल मतलब क्या? स्लोली स्लोली। वो गाना सुना है, स्लोली 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 नाच तू, मुंडिया ने मार दिया साम के रखबे भी आक तू। स्लोली स्लोली। ग्रेजुअली मतलब क्या? स्लोली स्लोली। ओके, ग्रेजुअल मतलब स्लोली स्लोली। वो गाना है ना, स्लोली स्लोली मतलब ग्रेजुअल ग्रेजुअल। तेरे मूंजों के, तेरी लुकों के, तेनों देख देख के मुंडे भर दे ओके, स्लोली 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 नाच तू। ओके, तो ग्रेजुअल मतलब स्लोली, चेंज मतलब बदलाव आना, कुछ बदलाव। चेंज मतलब स्लोली स्लोली बदलाव आना। बदलाव, चेंज मतलब बदलाव, बदलाव आना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव, जीवित जो प्राणी या पेड़ जो जीवित है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक। ओके, तो इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब स्लोली स्लोली बदलाव आना जीव में लंबे समय तक। मतलब स्लोली स्लोली बदलाव आना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता है। लंबे समय तक स्लोली स्लोली बदलाव आना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। ओके, ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि इवोल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन इवोल्यूशन। जैसे कि ये पहले हम ऐसे लेम्यूर लाइक एनिमल्स थे, फिर मंकी लाइक एनिमल्स बने, फिर एप लाइक एनिमल्स, चिंपैंजी गोरिल्ला जैसे बने, फिर ह्यूमंस जैसे बनना चाहा रामापेथिकस, रामापेथिकस, बाद में स्किल्ड ह्यूमन बनना चालू हुए, स्किल्ड ह्यूमन बनना चालू हुए। बाद में हम पूरे इरेक्ट हुए, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का साइज बढ़ा, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। और एक इवोल्यूशन की दूसरी डेफिनेशन है बुक में, वो देख लेते हैं। इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ, और एक डेफिनेशन है इवोल्यूशन की, सो इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब स्पीसीज क्या है ये अगले पेज में देखेंगे, उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। क्या बोलते हैं? स्पीसिएशन होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब न्यू स्पीसीज बनना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस, ड्यू टू
changes in specific characters, किसी गुण में, कैरेक्टर में चेंज आ जाना, और in several generation of living organism, मतलब बहुत जनरेशन में थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं, मतलब सेवरल जनरेशंस में, मतलब हजारों जनरेशंस में, मतलब चेंज का आएगा मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के, ऐसे करके 1000 जनरेशन के बाद कहीं पे थोड़ा सा चेंज आएगा, उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यू स्पीसीज बनना, इवोल्यूशन मतलब क्या, न्यू स्पीसीज बनना। क्यों बनती है न्यू स्पीसीज, क्योंकि चेंजेस होते हैं कैरेक्टर्स में। क्यों होते, चाहे कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं सेवरल जनरेशंस में, ऐसे झट से नहीं होंगे, सेवरल जनरेशंस में, मतलब मेरे 1000 जनरेशन के बाद कहीं थोड़ा चेंज होगा स्पेसिफिक कैरेक्टर में, फिर उसके 100-200 जनरेशन के बाद कुछ थोड़ा चेंज होगा, और ऐसे चेंजेस करते करते सेवरल जनरेशंस के बाद में न्यू स्पीसीज बनेगी। और ये क्यों होता है, ये होता है इन रेस्पॉन्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये चेंजेस इन कैरेक्टर्स ओवर सेवरल जनरेशन। ये क्यों होता है, ये होता है इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। अबे नेचुरल सिलेक्शन क्या है, स्पीसीज क्या है, ये अगले पेज पे देखेंगे। ओके, तो इवोल्यूशन की पहले अंग्रेजी डेफिनेशन जान लो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं स्पीसिएशन, ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स over several generations of living organism in response to natural selection। ओके, चेंजेस मतलब बदलाव, कैरेक्टर्स मतलब कोई गुण, कैरेक्टर्स मतलब क्या, गुण। तो अब स्पीसीज मतलब क्या, वो हम अगले पेज पे देखेंगे। तो स्पीसीज क्या होता है वो हम देखेंगे। तो स्पीसीज होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सेम थोड़े बहुत सेम ऑर्गेनिजम्स, which can interbreed and produce fertile offspring। ओके, तो अब इसका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर जीवों का समूह जो कि इंटरब्रीड करते सकते हैं। इंटर मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, इंटर मतलब और ब्रीड, ये दो शब्द है। इंटर मतलब होता है आपस में, और ब्रीड मतलब होता है रिप्रोड्यूस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, जो खुद भी आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो खुद भी आगे जाके मतलब बड़े होकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसे नहीं कि इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, पर जो ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आगे जाके रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है डोंकी, गधा और घोड़े का क्रॉस करते हैं जिससे बनता है म्यूल, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब
तो वजन भी उठा लेगा और फास्ट भी चल लेगा, इससे बनता है म्यूल। पर ये होता है इनफर्टाइल, इसलिए गधा और घोड़ा डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है। गधा और घोड़ा डिफरेंट स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि उनका ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल हो जाता है। वो ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस कर सकता है, पर ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल होता है, मतलब वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज। तो इवोल्यूशन का एक पार्ट क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना। स्पीसीज मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, उसे हम बोलते हैं स्पीसीज। तो ऐसे नए स्पीसीज बनना। क्यों? क्योंकि बदलाव के कैरेक्टर्स में इन जो एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टर्स में बदलाव आ जाना। जो पहले ऑर्गेनिज्म है, मतलब सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इससे कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव आके कुछ अलग ऑर्गेनिज्म बना, कुछ अलग ऑर्गेनिज्म बना, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म बना। तो क्या हुआ? न्यू स्पीसीज बनी। ओरिजिन स्पीसीज से, मतलब एंसेस्टर स्पीसीज से न्यू स्पीसीज बनी। क्यों बनी? क्योंकि चेंजेस हुए, कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस हुए, उसकी वजह से न्यू स्पीसीज हुए। और ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे सेवरल जनरेशन्स में होते हैं। मतलब मेरे कई जनरेशन के बाद थोड़ा बहुत चेंज, कई जनरेशन के बाद थोड़ा बहुत चेंज, मतलब हजारों जनरेशन के बाद थोड़ा चेंज, और ऐसे ऐसे चेंज करते करते एक नई स्पीसीज बन जाना, उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। और ये क्यों होता है? नेचुरल सिलेक्शन के रेस्पॉन्स में होता है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो देख लेंगे। ओके, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो हम देख लेंगे। ओके गाइज, नेचुरल सिलेक्शन तो क्या होता है? उनको नेचुरल सिलेक्शन, हाँ, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? तो नेचर कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करती है, जिनको प्रमोट करती है कि वो कैरेक्टर्स की पॉपुलेशन और बढ़े, वो कैरेक्टर्स अपनी कैरेक्टर्स आगे की जनरेशन को पास करे, वो रिप्रोडक्शन करे, अच्छी ग्रोथ शो करे। तो सपोज ए है कैमेलियन, तो ये कैमेलियन 1 है और ये कैमेलियन 2 है। ये कैमेलियन 1 है और ये कैमेलियन 2 है। तो ये क्या हो? इसमें एक कैरेक्टर है कि ये कैन चेंज कलर, मतलब ये अपना रंग बदल सकता है। और इसमें है कैरेक्टर नहीं है, ये कांट चेंज कलर, मतलब ये रंग बदल नहीं सकता। तो क्या होगा? एक स्नेक है जो प्रीडेटर है इन कैमेलियन का। स्नेक्स और बर्ड्स प्रीडेटर होते हैं, मतलब जो इनको खाते हैं। फूड चेन को बैलेंस रखने के लिए हर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। तो ये स्नेक को ये कलर चेंज करता है, वो दिखेगा नहीं, ये छुप जाएगा। कहीं ब्राउन कलर ले लेगा पेड़ के ट्रंक का, कहीं ग्रीन ले लेगा ग्रास का, तो ये छुप जाएगा, तो ये दिखेगा नहीं, तो ये इनविजिबल हो जाएगा। तो क्या करेगा स्नेक? तो इसको खाएगा। स्नेक क्या करेगा? इसको खाएगा, और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होते जाएगी, और इनकी तो बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास जादू है, शक्ति है, सुपर पावर है कि ये चेंज कलर कर सकते हैं, मतलब कलर चेंज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचर ने इनको प्रमोट नहीं किया, नेचर ने इस कैरेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया, ये अडाप्ट नहीं कर पाए, ये कांट अडाप्ट विथ नेचर, कांट अडाप्ट विथ नेचर। तो इसीलिए नेचर ने इनको एक्सटिंक्ट कर दिया, और वही नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया।
नेचर सिलेक्टेड देम बिकॉज दे अडेप्टेड, बिकॉज दे मतलब एडजस्ट कर गए वो नेचर के साथ चिपना उनको आ गया, नेचर के साथ एडेप्ट हो गए, नेचर के साथ एडजस्ट कर गए, तो इसीलिए उनकी पॉपुलेशन ग्रो हो गई और इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, इसी के वजह से न्यू स्पीसीज फॉर्म करते हैं। क्या होता है, नेचर कुछ कैरेक्टर्स को प्रमोट करती है, नेचर कुछ कैरेक्टर्स को प्रमोट करती है और वो ऑर्गेनिज्म अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, आगे रिप्रोड्यूस करके और ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। तो जो कैरेक्टर्स नेचर को पसंद आए वो कैरेक्टर्स आगे पास होते हैं और उसी के वजह से कैरेक्टर्स में बदलाव आता है। नेचर को अडॉप्ट करने के लिए कैरेक्टर्स को बदलाव आता है सेवरल जनरेशंस में। मतलब पहले ह्यूमन इवोल्यूशन देख लेते हैं, तो पहले हमारे पास टेल थी, यहाँ टेल थी, हम पहले लेमूर लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, तो पहले टेल थी, ऐसे करके टेल थी, फिर हम मंकीज बने, फिर मंकी लाइक एनिमल्स बने आए, फिर एप लाइक एनिमल्स जैसे कि चिंपैंजी गोरिल्ला हुए, फिर एप लाइक एनिमल्स आए, फिर जाके स्किल्ड ह्यूमन आए, फिर जाके इरेक्ट ह्यूमन, एकदम मतलब अच्छा ह्यूमन जिसके पास अच्छा ब्रेन था, ब्रेन डेवलप्ड, टेल नहीं है, बाकी इरेक्ट पोस्चर था, वैसे आया। ये क्यों आया, नेचर को अडॉप्ट करने के लिए, नेचर को अडॉप्ट करने के लिए ये सब चेंजेस आए, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये सब चेंजेस आए। तो समझा इवोल्यूशन क्या होता है, नई स्पीसीज, इन चेंजेस की वजह से टोटली नई स्पीसीज बन जाते। नेचर के साथ अडेप्ट करने के लिए, नेचुरली सिलेक्टेड होने के लिए क्या होता है चेंजेस, कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और उसकी वजह से न्यू स्पीसीज ही बन जाती है सेवरल जनरेशंस के बाद में। तो चलो इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं वो जानेंगे। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन तो देखते ही है और वो कहाँ रहता है, वो अर्थ का भी डेवलपमेंट देख लेते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स बायोस्फीयर मतलब ऑक्सीजन कैसे बना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, उससे पहले प्लैनेट्स कैसे बने, उससे पहले यूनिवर्स कैसे बना, तो ये सभी चीजें इवोल्यूशन में आती है। पर यहाँ हम बायोलॉजी है तो यहाँ हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पे, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओके, 3.5 बिलियन years ago life does not exist। लाइफ 3.5 बिलियन ईयर एगो में अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो लाइफ एग्जिस्ट कहाँ हुई, लाइफ पहले कहाँ बनी, तो वो बनी ओशियन में। ओशियन में फर्स्ट टाइम लाइफ ओरिजिनेटेड। और क्या बने, पहले तो सिंपल एलिमेंट्स बने, पहले तो सिंपल एलिमेंट्स बने जिससे सिंपल कंपाउंड्स बने और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बने।
फिर सिंपल एलिमेंट से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने जैसे कि प्रोटीन्स और एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स तो पता है, डीएनए आरएनए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है बिल्डिंग में, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, और भी चीजों के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, सभी चीजों में प्रोटीन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और न्यूक्लिक एसिड तो जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए ही हमें, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने पहली प्रिमिटिव सेल जिसमें था प्रोटोप्लास्ट, प्रिमिटिव सेल में था प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है लिविंग मटेरियल। मतलब किसी भी सेल को अगर लिविंग बोलना है तो उसको हमें देखना पड़ेगा उसमें प्रोटोप्लास्ट है कि नहीं। और प्रोटोप्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में है, और न्यूक्लियस, इन दोनों से प्रोटोप्लास्ट बनता है, लिविंग मटेरियल। मतलब ये दोनों किसी सेल में होंगे तो समझना वो सेल लिविंग है, लिविंग मटेरियल है। साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस यही फंक्शन करते हैं, इसीलिए इनको लिविंग मटेरियल बोला जाता है। तो इस प्रिमिटिव सेल में ये प्रोटोप्लास्ट था, इसीलिए इसको लिविंग बोला जाता है। तो इस प्रिमिटिव सेल से और प्रोटोप्लास्ट में क्या नहीं होता? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो कि लिविंग नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो कि लिविंग नहीं है। तो ये चीजें आती है प्रोटोप्लास्ट में। तो ये प्रिमिटिव सेल बनी, प्रोटोप्लास्ट बना, तो उससे आगे जाके कॉम्प्लेक्स सेल बनी, उससे आगे जाके प्रिमिटिव सेल से आगे जाके कॉम्प्लेक्स सेल बनी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने जैसे कि अमीबा, पैरामोशियम और क्लोरेला, ये बने। और फिर जाके बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बने। ओके, तो इवोल्यूशन कैसा होता है? इवोल्यूशन एकदम ऑर्गेनाइजेशनल होता है, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, कैसे भी नहीं होगा, लेकिन मल्टी डायमेंशनल भी होता है। इवोल्यूशन के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे। इवोल्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशनल, मल्टी डायमेंशनल, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से भरपूर स्पीसीज बन सकते हैं, एक स्पीसीज से भरपूर स्पीसीज ऑल राउंड, मतलब कौन से भी डायरेक्शन। मतलब ऐसा है एक ऑर्गेनिज्म,
उससे कई ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। इससे ये बनेगा, ये क्या निकाला भाई, इससे कुत्ता बन गया, इस ऑर्गेनिज्म से बिल्ली बन गई, ये वो, मतलब बहुत ऑर्गेनिजम्स बन गए, बहुत ऑर्गेनिजम्स बन गए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन गए। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन गए, इसलिए हम इवोल्यूशन को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, कहते हैं ऑल राउंड, मतलब किसी भी डायरेक्शन कैरेक्टर्स कैसे भी चेंज हो सकते हैं। जैसे जैसे नेचर चेंज होगा वैसे वैसे कैरेक्टर्स चेंज होंगे, वैसे वैसे नए स्पीसीज बनते जाएंगे, इसीलिए इवोल्यूशन को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। और एक डेफिनेशन है इवोल्यूशन की, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट of plants and animals from ancestor having different structural and functional ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, एकदम धीरे धीरे प्रोग्रेस के साथ। पहले जैसे ह्यूमंस में हमने देखा, पहले टेल थी, फिर टेल गायब होने लगी, फिर थोड़े इरेक्ट होने चालू हो गए हम, फिर ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन बढ़ने लगा, इरेक्ट होने लगे, और मतलब वो इंटेलिजेंट होने लगे, और जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है वो गायब होते गए, वो कम होते गए, वो रिड्यूस होते गए, वो डिजेनरेट होते गए। वेस्टिजियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम। ओके, तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स में फ्रॉम एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब जो एंसेस्टर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, और वही जो नए स्पीसीज बनेंगे उनमें नए ऑर्गेनिज्म बने, उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो म्यूटेशन और इवोल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूटेशन एक डिफरेंट चीज है, इवोल्यूशन एक डिफरेंट चीज है। म्यूटेशन होता है जेनेटिक लेवल की वजह से, जीन्स में चेंज आ जाने की वजह से, जेनेटिक लेवल में कुछ भी चेंज आने की वजह से सडन चेंज होता है। वो म्यूटेशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन इवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। और इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल, स्लोली। और म्यूटेशन होता है वो सडन चेंज होता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कि अच्छा मतलब जैसे कि HIV रेजिस्टेंस आना, लैक्टोज टॉलरेंस आ जाना किसी ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस में, और बुरा मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाना, रेड ब्लड सेल्स का शेप चेंज हो जाना। मतलब म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पे होता है, जीन्स में गड़बड़ी आ जाना। क्यों होती है? DNA रेप्लिकेशन के टाइम, बाद में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के टाइम कुछ खराबी हो जाना, सेल डिवीजन के टाइम कुछ बिगाड़ आ जाना, क्रोमोसोम जब सेपरेट होते तब कुछ खराबी आ जाना, उसकी वजह से होता है। लेकिन इवोल्यूशन होता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर की वजह से, नेचर कुछ ही कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। सपोज तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं नेचुरल सिलेक्शन का, और सपोज ये है बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया। तो इनमें से ये बैक्टीरिया है जो हीट टॉलरेंस है, हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, और वही ये सारे नॉर्मल टेम्परेचर पे रह सकते हैं। ये है बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो ये एक ही है जिसके पास एक कैरेक्टर आए कि वो हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, लेकिन
ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रह सकता है। तो क्या हुआ सडनली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। ये जहां रह रहे थे वहां का टेम्परेचर सडनली एनवायरमेंट का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो नेचर किसे सिलेक्ट करेगी? जो इस हाई टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकता है, नेचर उसे सिलेक्ट करेंगी और बाकी सारे मर जाएंगे। तो बाकी सारे मर जाएंगे और यही आगे पास होगा, यही जिंदा रहेगा। शो गुड ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस करके यही कैरेक्टर आगे पास होता जाएगा और ये बाकी का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो भी बैक्टीरिया आएंगे उनमें सभी में यही कैरेक्टर आ जाएगा। इसीलिए कहते कि ये चेंजेस कैरेक्टर्स में नेचुरल सिलेक्शन लाता है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कैरेक्टर्स में चेंज आ जाता है और उसी के वजह से बहुत सारा चेंज जब एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में तो वो टोटली नई स्पीसीज बन जाती है। और ये चेंजेस होने के लिए करीब 300 करोड़ साल लगे। मतलब फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट से लेकर मतलब प्रिमिटिव सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने तक कम से कम 300 करोड़ साल लगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और तब तक कुछ इंटरेस्टिंग करके आओ, कुछ घूमो, दोस्तों के साथ बातें करो। और कोई दोस्त नहीं है, लोनली हो तो गेम खेलो। तो मैं तो जा रहा हूँ गेम खेलने क्योंकि मेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बाय, गुड बाय।